हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज शिप्रा तिवारी। बहुत बहुत स्वागत है मेरे प्यारे बच्चों। कैसे आप लोग? उम्मीद कर रही हो बहुत ही शानदार, जबरदस्त और जिंदाबाद होंगे। सो आज की कहानी जो मुझे सुनानी, आपको सुनना है शिप्रा मैम की ज़बानी। तो बहुत ज़्यादा ये सवाल जो है 2025 के बच्चे पूछ पूछ के परेशान हैं कि क्या बोर्ड्स का जो पेपर है 2025 का वो टफ आएगा या आसान आएगा। और ये वीडियो मैंने क्यों बनाया ये भी आप सुन लीजिए, क्योंकि कल जब मैंने एक लाइव लिया जिसमें मैंने आप लोगों को सैम्पल पेपर सॉल्व करवाया, तो इस सैम्पल पेपर से मुझे, जब मैंने उसको सॉल्व कराया तो बच्चे बोल रहे थे मैम ये जो पेपर है ये थोड़ा टफ लग रहा है। अब वो पेपर आपको क्यों टफ लग रहा था, क्योंकि उसका ये लाइव चैनल पे पड़ा हुआ है, कल ही मैंने लिया है, तो प्लीज़ आप उसको देखिएगा जरूर। सैम्पल पेपर फॉर सीबीएसई 2025, ठीक है। सो बेटा अब ध्यान से सुनिएगा। अब क्या है, सीबीएसई ने थोड़ा सा ना लेवल नहीं बात करते, टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस जो है उसको चेंज कर दिया है, ठीक है। अब ध्यान से सुनिएगा, जो कॉम्पिटेंसी बेस्ड आप बोलते हैं ना, जिन क्वेश्चंस को आप कहते हैं कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, क्या होते हैं ये कॉम्पिटेंसी, कहाँ से आते हैं ये लोग, ठीक है। तो क्या है, अरे यार ये पेन क्यों नहीं चल रहा है, अरे देखो ये भी नहीं बताना चाहता है कि भाई मैडम रिवील करें आखिर। तो आप लोगों ने इसके बारे में सुना होगा, दैट इज थोड़ा और पतला लिखते हैं क्यों। तो अगर हम पूरा एक फ्लो चार्ट बना लेते हैं, ध्यान से सुनिएगा। तो सीबीएसई में अगर आप एनालाइज करना चाहते हैं कि सीबीएसई 2025 का जो पेपर है वो कैसा आता है, तो आपको एनालिसिस के कुछ तरीके बताती हूँ, और वो आप कर नहीं पाएंगे, इसलिए मैं खुद एनालाइज करके आपको बता देती हूँ। सबसे पहले अगर आप 10 साल का प्रीवियस 10 ईयर के पेपर देखें, ठीक है, प्रीवियस 10, इवन आप ना लास्ट ईयर का भी पेपर उठाओ, क्योंकि लास्ट ईयर से थोड़ा चीज़ें चेंज हुई हैं। तो अगर आप प्रीवियस 10 ईयर का पेपर देखोगे बच्चों, प्रीवियस 10 ईयर पेपर, तो आपको ये समझ में आएगा कि जो पेपर है ना वो इजी टू मॉडरेट बनता है, ठीक है, इजी टू मॉडरेट बनता है। अब समस्या सबसे बड़ी ये है ना बच्चों कि जो मॉडरेट लेवल वाले क्वेश्चन है ना वो आपको लगते हैं टफ, और वो टफ आपको तब लगते हैं जब वो लास्ट सेगमेंट में आ जाते हैं। मेरी बात फिर से सुनिएगा, जब वो लास्ट सेगमेंट में आते हैं, आपको पता है कि आपको टफ कौन से क्वेश्चन लगते हैं, है ना। आपको टफ वो क्वेश्चन लगते हैं जिसमें थोड़ा सा असर्शन रीजन हो, स्टेटमेंट बेस्ड हो या पैसेज बेस्ड हो, वो वाले क्वेश्चन टफ लगते हैं। एक्चुअली वो क्वेश्चन टफ नहीं होते हैं, एक्चुअली वो क्वेश्चन टफ नहीं होते हैं बच्चों, वो होते आसान है। प्रॉब्लम है आपके अंदर, क्योंकि आपने जो है साइंस, बायोलॉजी में, बायोलॉजी इज अ पार्ट ऑफ साइंस, ठीक है, तो आपने बायोलॉजी के एनसीईआरटी को ढंग से पढ़ा नहीं, क्योंकि अगर आपने उसको ढंग से पढ़ा होता तो आपको उनके आंसर पता होते, ठीक है। नेक्स्ट याद रखिएगा कि सीबीएसई 2025 का पेपर जो है वो मॉडरेट लेवल की ओर ज्यादा रहेगा, ठीक है, मॉडरेट लेवल की ओर ज्यादा रहेगा, पर मॉडरेट टू इजी ही रहेगा, ये बात याद रखिएगा, टफ नहीं होगा। अब टफ पेपर सीबीएसई बना भी नहीं सकता, कारण ये है कि उसे हर बच्चे को कम से कम ऐसा पेपर बनाना होता है कि वो पासिंग मार्क के क्राइटेरिया से ऊपर रहे। पर अगर आप टॉप करना चाहते हैं तो आप अपने मन में एक क्राइटेरिया सेट करिए कि हमारा जो पेपर आएगा वो मॉडरेट लेवल का पेपर आएगा, ठीक है। अब इस बार जो पेपर आने वाला है बच्चों, उसमें आएंगे लॉजिकल टाइप के क्वेश्चन, ठीक है। ये बात आप याद रखिएगा कि ऐसे क्वेश्चंस इस बार ज्यादा पूछे जाएंगे जिसमें लॉजिक लगे। और इस बार सीबीएसई लास्ट ईयर से बहुत पर्टिकुलर इस चीज को लेके हो गया है कि आपके एनसीईआरटी में जो सो कॉल जो बहुत समय से क्वेश्चंस चले आ रहे थे, वैसे क्वेश्चन अब नहीं आएंगे, और आएंगे भी तो वो 2, 1, 2, 3 नंबर में आएंगे। पर याद रखना, जो आपका 5वां नंबर का क्वेश्चन होगा, 5 नंबर के क्वेश्चन होंगे, लास्ट ई सेक्शन के क्वेश्चन होंगे, ये हमेशा लॉजिक लगाने वाले क्वेश्चन होते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन जो है वो आपके ऑब्जेक्टिव जो पहले के 10 क्वेश्चन होते हैं उनमें पूछा जाएगा। सेक्शन बी में डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, पर याद रखिएगा सेक्शन डी और सेक्शन ई जो होता है वो टोटली कॉम्पिटेंसी बेस्ड होता है, और उसमें लॉजिक लगेगा, और वहीं पर आपको पेपर टफ लगेगा। पर वो पेपर टफ है ही नहीं, वो मॉडरेट लेवल का पेपर है। तो मैम हमको कोई रिसोर्स चाहिए आपको, अगर आप लॉजिकल टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहते हैं और आप पूरे बोर्ड्स में नंबर लाना चाहते हैं, तो एनसीईआरटी की डीप स्टडी आपको करनी पड़ेगी, ठीक है। एनसीईआरटी डीप स्टडी जो है आपको करनी पड़ेगी, तभी आप सॉल्व कर पाएंगे सेक्शन डी और सेक्शन ई को। तो अगर आप चाहते हैं कि लिटरली आपके पूरे पूरे नंबर बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री में आए, मतलब बेसिकली बायोलॉजी में, तो आपको लॉजिकल टाइप का जो सवाल है उसको सॉल्व करने के लिए एनसीईआरटी की डीप स्टडी करनी पड़ेगी, ठीक है। अब एनसीईआरटी की डीप स्टडी करने का अगर आपके पास समय नहीं है, तो मैंने इस चैनल पे आप लोगों के लिए वन शॉट बनाना शुरू किया है, जिसमें मैंने 4 वन शॉट आप लोगों के लिए बना भी रख दिए। उसमें हर एक लाइन को मैंने आपको नोट्स में दिया है। अब बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि मैम आप लिख के क्यों नहीं पढ़ाती हो, लिख के वो वन शॉट बहुत बड़ा हो जाएगा और आपके में भी एनसीईआरटी कुछ लाइन्स छूट जाए। तो वहां पर जितनी भी इंपॉर्टेंट लाइन है मैंने सारे वन शॉट्स में कवर कर रखे हैं। व्हाट्सएप चैनल को जरूर ज्वाइन करिए, क्योंकि वन शॉट का जो कंटेंट है वो वहीं पर आपको मिलेगा।
वहाँ पे पूरे एनसीईआरटी के डीप प्रिसाइज करके मैंने आप लोगों को कंटेंट दिया है। तो ये बात आप लोगों को याद रखना है कि आपको पेपर टफ इसलिए लगता है क्योंकि आपने एनसीईआरटी की डीप स्टडी नहीं की, जबकि पेपर मॉडरेट लेवल का ही होता है। अब आप लोगों को, जैसे मैंने कल एक क्वेश्चन सॉल्व करवाया था कि डेथ रेट अगर किसी पॉपुलेशन में बढ़ जाएगी और बर्थ रेट जो है वो नॉर्मल रहेगी तो ग्राफ कैसा आएगा, तो लोग बच्चे बता ही नहीं पा रहे थे कि जो ग्राफ है वो डिक्लाइन फेज में आएगा। अब यहाँ पे आपको लॉजिक लगाना पड़ा। आपने तो सीधा पढ़ा था कि जितनी बर्थ होती है पॉपुलेशन में बर्थ रेट, जितनी डेथ होती है डेथ रेट, पर आपको ये पता ही नहीं कि उसका ग्राफ कैसे बनेगा। ये तो लॉजिक है ना भाई कि अगर किसी पॉपुलेशन में डेथ ज्यादा हो रही है तो उसका जो ग्राफ है वो नीचे की ओर बनेगा, गिरता हुआ बनेगा। तो ऐसे क्वेश्चन जो है वो आपको पूछे जाएंगे सेक्शन डी और सेक्शन ई में। तो बेसिकली आपको सेक्शन डी और सेक्शन ई की प्रिपरेशन बहुत दमदार तरीके से करनी है बच्चों। और हर बार जब भी मैं पेपर लेके आती हूँ तो मैं वैसे ही सवाल लेके आती हूँ जैसे बोर्ड्स में आ रहे हैं। मुझे तुम्हें प्लीज नहीं करना है, मुझे तुम्हें तेल नहीं लगाना है, मुझे इससे मतलब नहीं कि तुम कितना खुश हो। मैं हर वो बच्चा जिसे मैं पढ़ाती हूँ, चाहे वो नीट वाला हो, चाहे 10th वाला हो, चाहे बोर्ड्स वाला हो, मैं सिर्फ इसलिए पढ़ाती हूँ कि तुम्हारे नंबर अच्छे आ जाए। मैं आके हूँ लाला ये है कर सकती हूँ, बहुत अच्छे, ये इनकलाब जिंदाबाद कर सकती हूँ, पर उससे तुम्हें कोई फायदा नहीं होगा। तो मैं तुम्हें जो क्वेश्चंस करा रही हूँ, चाहे सीबीएसई का सैंपल पेपर हो, चाहे कुछ भी हो, मैं उन क्वेश्चंस को करा रही हूँ जिस टाइप के क्वेश्चन आने वाले, मे भी वो क्वेश्चन ना आए पर उसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे। अगर आप बार बार कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन या हाई ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चंस करते हैं बच्चों, तो आपका दिमाग खुलता है और एग्जाम में जब वैसे ही क्वेश्चन आते हैं तो आप उसे सॉल्व कर पाते हैं। फिर मैं आप लोगों को कह रही हूँ कि आप कितना भी थ्योरी पढ़ ले, पर अगर आप पैटर्न ऑफ डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस नहीं देखेंगे आपका सिलेक्शन नहीं होगा। दूसरी बात, यूट्यूब पे 10 टाइप के सेशन चलते हैं जिसमें सिर्फ ऑब्जेक्टिव करा रहे होते हैं। ऑब्जेक्टिव तो तुम कुछ नहीं भी पढ़ के जाओगे तो भी तुम्हें बोर्ड्स के सारे ऑब्जेक्टिव बन जाएंगे। समस्या उन हाई ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चंस पे है जिनका मार्क्स कम से कम 20 से 25 होता है, और अगर वो आपने गड़बड़ किया और ढंग से नहीं लिखा तो आपके नंबर कटेंगे, क्योंकि सीबीएसई के हर एक स्टेप पे नंबर होता है। तो आप ये मत सोचिए कि हम कुछ भी महाभारत लिख के चले जाएंगे, द्रौपदी दुशासन ने द्रौपदी की साड़ी खींची तो नंबर मिल जाएंगे। आपको पर स्टेप जो है आंसर बहुत बढ़िया तरीके से करना पड़ेगा। मैं आंसर प्रिंट भी करके लाती हूँ कि आपको आंसर्स को कैसे लिखना है। सो प्यारे बच्चों, अब आप अपनी मेहनत को शुरू करिए। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हर दिन आपको एक आंसर लिखना है और वो डी और ई सेक्शन का ही होना चाहिए, क्योंकि वो बड़े आंसर होते हैं जिससे आपको लिखने की ट्रिक भी पता चलती है। हालांकि मैं आपको यहाँ पे लिख कर भी बताऊंगी किसी दिन बड़ा आंसर, पर क्लास 12th वालों, आपके लिए तो ये नहीं होना चाहिए ना बेटा, है ना। कम से कम ये मुझे तो नहीं करना चाहिए कि मैं लिख के बताऊंगी। क्लास 10th वालों ये आपके लिए एप्लीकेबल है कि मैं आपको लिख के बता सकती हूँ, पर 12th वालों दिस इज नॉट एप्लीकेबल फॉर यू। ये आपकी मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप एक क्वेश्चन एक दिन में लिखें। तो अगर मैं पूछूं कि पेपर का लेवल कैसा होगा, मॉडरेट टू इजी होगा, पर मॉडरेट लेवल में भी जो क्वेश्चन होंगे वो होंगे एनसीईआरटी डीप लाइन से और लॉजिकल थिंकिंग या हाई ऑर्डर थिंकिंग सवाल जो है, हॉट्स, ये वाले सवाल जो है आपके ज्यादा आएंगे, क्योंकि इस बार सीबीएसई बहुत पर्टिकुलर हो गया है। जिस भी चैप्टर में ज्यादा दिमाग लगता है, जो कि ज्यादा कंसेप्चुअल है, उसके क्वेश्चंस ही आपको डी और ई सेक्शन में देखने के लिए मिलेंगे। जैसे जेनेटिक्स हो गया, बायोटेक्नोलॉजी हो गया, ठीक है, मेंडेलियन डिसऑर्डर्स हो गए, इन्हीं के बारे में आपको डिटेल में पूछा जाएगा। तो इस बात को याद रखना कि जो चैप्टर ज्यादा कंसेप्चुअल होता है उसी के सवाल डी और ई में पूछे जाते हैं बच्चों। तो आई होप आप समझ गए कि सीबीएसई का पेपर कहाँ से आने वाला है, किस तरीके के सवाल पूछे जाने वाले हैं और आपको क्या करना है। यू हैव टू डाइव इनटू द एनसीईआरटी जितना ज़्यादा आप कर सकते हैं। मेरे नोट्स भी आप पढ़ सकते हैं एज इट इज़, वो भी एनसीईआरटी डीप डाइव नोट्स ही हैं। उससे आपको हाई ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चन सॉल्व करने में मदद मिलेगी। पर मैंने कहा मदद मिलेगी, मैंने क्या कहा बच्चों, आपको मदद मिलेगी। अगर आप टॉप करना चाहते हैं आपको हर दिन एक सवाल बड़ा वाला लिखना पड़ेगा। और मैं फिर कह रही हूँ कि मैं जो भी सवाल, जैसे सैम्पल पेपर मैंने आपको कराया था, प्लीज़ उस सवाल को देखिए। डी और ई सेक्शन में मैंने आपको कैसे सवाल दिए थे, और कृपया करके यूट्यूब पे जो एड नंबर ऑफ सेशन लगते हैं जो कि सिर्फ एमसीक्यू दे दनादन दिए जा रहे हैं, उसका कोई मतलब नहीं है। आपको सब्जेक्टिव सवाल करना पड़ेगा और मैक्सिमम डी और ई सेक्शन का। आई होप यू लर्न एंड एंजॉयड द वीडियो। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि वीडियो कैसा लगा और नेक्स्ट वीडियो आपको किस पे चाहिए। वन शॉट मैं रिलीज़ करने वाली हूँ फ्राइडे को बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन का, और मोस्ट प्रॉब्ली मंडे को मैं वन शॉट रिलीज़ करूँगी सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इन द फ्लावरिंग प्लांट्स का। और व्हाट्सएप चैनल को ज़रूर ज्वाइन करिए ताकि आपको नोटिफिकेशन और कॉन्टेंट दोनों मिलता रहे। थैंक यू सो मच बच्चों, टेक केयर एंड बाय बाय।